नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैद ICS लखनऊ के बर्निंग इशू सीरीज पर। और आज का हमारा विषय है लेबर रिफॉर्म्स बिल 2020। जी हाँ, श्रम सुधार विधेयक 2020। और आइए जानते हैं ये परिचर्चा का कारण बना क्यों। आप जानते हैं ये हमारे करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषयों का हिस्सा तो है ही है, साथ ही साथ यूपीएससी के GS पेपर 3 यानी जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है और GS पेपर 2 सोशल जस्टिस का भी पार्ट है। और अब बात लेबर रिफॉर्म्स की। अभी हाल ही में हमारी संसद ने 3 बिल्स को पास किया है और जिसमें उसने 29 पुराने लेबर लॉज को, जी हाँ, गवर्नमेंट हैज डन कोडिफिकेशन ऑफ 29 लेबर लॉज इनटू 4 कोड्स, उनको 4 नई संहिताओं में, 4 नए कोड्स में समाहित कर दिया है। तो आखिर ये हैं कौन कौन? पहला है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा जो आप देख सकते हैं यानी कोड ऑफ वेजेस, ये वर्ष 2019 में ही पास हो चुका था। और अब बात सरकार के इन श्रम सुधार के उद्देश्यों की, आखिर इसकी नीड क्यों पड़ी। देखिए, सरकार का मत साफ है। गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द नीड्स ऑफ द वर्कर्स, इंडस्ट्रीज एंड स्टेक होल्डर्स। सरकार एक समन्वय, एक समावेश की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है हमारे कामगारों, मजदूरों और इंडस्ट्रीज के बीच, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। साथ ही हमारे वर्कर्स के वेलफेयर और मेन एम इज प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इन नए लेबर रिफॉर्म्स के साथ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स का तो ख्याल रखा ही है, यानी जो हमारे संगठित क्षेत्र के कामगार हैं, मजदूर हैं, जो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में कार्यरत हैं। साथ ही साथ हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जी हाँ दोस्तों, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे कि हमारे जो लोग रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो चाट का ठेला लगाते हैं, जो खिलौने बेचते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स। और अब बात पहले कोड की यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें सबसे बड़ी राहत कंपनीज को यह दी गई है कि जो वो कंपनीज जिनके अंडर में 300 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको ये पूरा राइट होगा कि वो उनके सर्विस कंडीशंस, टर्मिनेशन, अपॉइंटमेंट, डिसमिसल बिना गवर्नमेंट की इजाजत के तय कर सकते हैं। तो एक प्रश्न उठता है, तो क्या इससे पहले कंपनीज को यह आवश्यकता होती थी? क्या वो सरकार से इजाजत लेती थी? जो इसका उत्तर है हाँ। अगर पहले आपके पास 300 के आसपास के एम्प्लॉइज थे, ये कैप पहले 100 एम्प्लॉइज का था। अर्लियर दिस वाज ऑफ 100 एम्प्लॉइज, बट नाउ दिस थ्रेशोल्ड लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड अप टू 300। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसको इनिशिएट किया है। एंड द कंपनी ओनर्स, द एम्प्लॉयर्स विल नॉट हैव टू पास विद अ टॉर्चरस प्रोसेस from asking permissions from the government. This has promoted independent hire and fire policy। और साथ ही साथ स्ट्राइक से संबंधित यानी हड़ताल से संबंधित विषय में भी सरकार ने एक नया आदेश जोड़ा है। यानी अब आपको स्ट्राइक करनी है तो अब एक प्रायर नोटिस हमारे वर्कर्स को देना होगा, अपने एम्प्लॉयर्स को। इसके पीछे भी गवर्नमेंट का मत बहुत साफ है। गवर्नमेंट डजंट वांट्स टू स्नैच अवे द राइट टू स्ट्राइक, रादर सरकार एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, एक अवसर दे रही है कि बातचीत के मसले से ही ये समस्या सुलझ जाए और स्ट्राइक की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि सरकार अब कोई भी मौका नहीं देना चाहती कि हमारी प्रोडक्शन रुके, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो, जो कि जैसा अतीत में देखा गया था। जब स्ट्राइक होती थी तो आर्थिक गतिविधियां रुक जाती थी, प्रोडक्शन पर असर पड़ता था और सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर होता था। दूसरा हमारा जो कोड पास हुआ है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसमें हमारे जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स यानी प्रवासी मजदूर, वो कामगार, वो मजदूर जो रोटी रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य आते हैं। और इनकी सुरक्षा, इनका पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बना था लॉकडाउन के वक्त, जब करोड़ों मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ा था। सो दिस एक्ट क्लियरली डिफाइंस इंटरस्टेट माइग्रेंट। साथ ही साथ जर्नी अलाउंसेस का प्रोविजन भी जोड़ दिया गया, यानी अब एम्प्लॉयर को अपने वर्कर्स को दोनों तरफ का यात्रा भत्ता, जर्नी अलाउंस पे करना कंपलसरी होगा। और सोशल सिक्योरिटी कोड की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा संहिता, सभी एम्प्लॉयज को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना।
यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी और साथ ही ग्रेचुइटी को अब कंपलसरी कर दिया गया है। जी हाँ, ग्रेचुइटी। तो अब मन में प्रश्न उठता है आखिर ये ग्रेचुइटी क्या है। सो ग्रेचुइटी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होती है, एक पैसा होता है जो हमारे ही प्रत्येक तनख्वाह से कटता है और एज ऑफ रिटायरमेंट जब हम रिटायर होने वाले होते हैं, कंपनी छोड़ते हैं, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है कि वो हमें हमारी ग्रेचुइटी दे। वो पहले भी दे सकते हैं। पहले ग्रेचुइटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल लगातार काम करना पड़ता था, तभी हम एलिजिबल होते थे। पर इस नए कोड के साथ इसे हटा दिया गया है। अब हम पहले ही दिन से एलिजिबल हैं अपनी ग्रेचुइटी के लिए और ग्रेचुइटी इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ग्रेचुइटी एक्ट 1972। साथ ही साथ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, अब सभी मजदूरों का पंजीकरण कराना एम्प्लॉयर्स के लिए अनिवार्य होगा। जी हाँ, और जहाँ तक प्रश्न है लेबर इन सारे लॉज का कि अगेंस्ट हैं या बायस है, देखिए जैसा आप जानते हैं लेबर एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी छूट है, पूरा अधिकार है कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकती हैं। अगर अपनी उनकी नीड्स हैं, इसमें वो चेंजेस करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि 16 स्टेट्स ने इसे एज इट इज़ लागू कर दिया है, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स भी हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन वैद ICS लखनऊ बाय स्कोर एग्जाम, जिसमें ये ग्रीन टिक है। साथ ही साथ 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं हमारे नए कोर्सेज फॉर UPSC 2021 एंड UPPSC 2021। और वैकल्पिक विषयों की बात करें तो हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज़ूलॉजी एंड बॉटनी भी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।